जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। भाई साइंस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में आएंगे। क्वेश्चन के साथ हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्वेश्चन तो आपको कराएंगे और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सके। हमने भी ऐसी ही तैयारी की थी, इसलिए हम आपको ये चीज़ बार बार बोलते हैं कि ऐसे ही पढ़ो तभी सिलेक्शन आपका होगा। पहला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? तो इसका आंसर है अमाइलेज। अमाइलेज इसका राइट आंसर है। इसके बारे में फुल डिटेल देखेंगे, देखो ध्यान से। अमाइलेज एक पाचक एंजाइम है। क्या है दोस्तों अमाइलेज? अमाइलेज एक पाचक एंजाइम है जो स्टार्च को सरल शर्करा, जिसको हम बोलते हैं माल्टोज, में बदलता है। ठीक है, लार ग्रंथिया द्वारा स्त्रावित लार में अमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, अमाइलेज को टाइलिन भी बोलोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लार ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित लार में अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, वो पाया जाता है। यह स्टार्च को पहले चरण में तोड़ने का कार्य करता है और पाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। ठीक है, अमाइलेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज और एक होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। लार का पीएच कितना होता है? 6.7 से लेकर 7.4। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, मीथेन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए क्लोरोफिल वह हरा वर्णक है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है। पानी, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक है। ठीक है, याद रखना। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज, ये याद रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, ये है ना। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने बताया हूँ आपको। और प्रकाश संश्लेषण पौधों को स्वपोषी बनाता है। कैसे बनाता है? स्वपोषी। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा से आकाश किसी अंतरिक्ष यात्री को कैसे दिखाई देता है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना काला। काला जो है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए जो है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है ना। और पृथ्वी से नीला आकाश दिखाई देने के कारण वायुमंडल में प्रकाश का बिखराव है। देखो आपको पता है कि पृथ्वी से नीला आकाश दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। परंतु चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ तो काला ही दिखाई देगा। ठीक है, चंद्रमा से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं है जो प्रकाश को बिखेरे। ठीक है, तारे दिन में भी दिखाई देते हैं क्योंकि कोई वायुमंडलीय बाधा नहीं होती है ना। अंतरिक्ष में भी आकाश काला ही दिखता है। चलो, HIV एड्स को किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, पाचन तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को, अस्थि तंत्र को। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को। आंसर आ जाएगा C। ठीक है, डिटेल देखेंगे। HIV मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। HIV किस पर आक्रमण करता है? प्रतिरक्षा तंत्र पर। ठीक है, यह CD4 कोशिकाओं, जिसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स, को नष्ट करता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। HIV संक्रमण के अंतिम चरण को एड्स कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में शरीर सामान्य संक्रमणों और कैंसर जैसी बीमारियों के प्रति अक्षम हो जाता है। समय पर इलाज ART थेरेपी से HIV संक्रमण को नियंत्रित किया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि किस थेरेपी से जो है आपको HIV को नियंत्रित किया जाता है, तो ART थेरेपी से। चलो, आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा D आंसर। पारा, पारा जो है ना ग्रुप 11 में नहीं है। ठीक है, याद रखना। ग्रुप 11 में कोइनेज मेटल ग्रुप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोइनेज मेटल ग्रुप भी बोलते हैं ग्रुप 11 को, जिसमें कॉपर, Ag, Au आते हैं, परंतु Hg नहीं आता, ये ग्रुप 12 में आता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में इतनी डिटेल याद रखो। आगे देखो, छठवां, निम्न में से कौन सा एल्किन है? एल्किन कौन सा है? तो एल्किन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल्किन का फॉर्मूला होता है C10H20। ठीक है, तो यहाँ आंसर आ जाएगा C, याद रखना। देखो एल्किन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है ना। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। ठीक है, C10H2 इस फॉर्मूले के अनुसार यह एक एल्किन है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, वृक्क की सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? देखो अगर आपको इसकी PDF चाहिए है ना, ये मैं आपको ये क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करो। ठीक है, आपको PDF मिल जाएगी। नंबर मैं दोबारा बोल के बता रहा हूँ, 8827419259। ये मेरा नंबर है 8827419259। इस नंबर पर मैसेज करो, आपको मैं ग्रुप में ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो वहाँ पर मैसेज कर दो इस नंबर पर। ठीक है, वृक्क की सुरक्षा कौन सा ऊतक करता है? ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाओगे? तो आप क्या आंसर लगाओगे? तो आप लगाना वसा ऊतक। वसा ऊतक करता है। ठीक है, चलिए याद रखना। वृक्क के चारों ओर वसा ऊतक की एक मोटी परत होती है। यह वसा परत
वृक्क की यांत्रिक आघात को से बचाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम वायु ऑक्सीजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लगाना नाक और मुंह से। नाक और मुंह से हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। चलो, श्वसन प्रणाली नाक वायु को नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ तो आपको पता है। आगे देखो, ओजोन परत के क्षरण से कौन सा प्रभाव होता है? अच्छा सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या लगाओगे? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर। देखो, त्वचा का कैंसर बढ़ता है ओजोन परत के क्षरण से। चलो याद रखना, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करती है और ओजोन परत में छिद्र होने पर अधिक यूवी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष प्रकाशित हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाओगे? तो आप लगाना 1872 में। देखो 1872 जो ईयर है ना, इस ईयर में मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई। ठीक है, चलो, द्विमित्री मेंडलीव ने 1869 में पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की थी और 1872 में पीरियोडिक लॉ के अनुसार विस्तृत सारणी प्रकाशित की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त कोशिका रंगहीन होती है? कौन सी रक्त कोशिका रंगहीन होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा WBC। WBC जो है वो क्या होती है? रंगहीन होती है। ठीक है, WBC जिसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, रंगहीन पारदर्शी कोशिकाएं होती है। इनका मुख्य कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। तो WBC का काम क्या होता है? तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। ये संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक के रूप में क्यों जाना जाता है? बताइए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाओगे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ना, इसलिए इसको हम प्रदूषक के रूप में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है सर? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, इसलिए हम इसको जो है प्रदूषक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा यांत्रिक गर्भ निरोधक युक्ति है? गोली, इंजेक्शन, कंडोम और गर्भ निरोधक हार्मोन। तो यांत्रिक पूछा जा रहा है तो कंडोम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लगाना वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण में यदि कोई वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर, है ना, तो ये जो है ना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा। चलिए यहाँ डिटेल बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। देखो, अवतल दर्पण पर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और ये जो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना ये काम करती है प्रकाश के परावर्तन पे। चलिए 15 देखते हैं। जिंक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपको बताएंगे भी, आपको बना के बताएंगे ताकि आपको पता चले। देखो भाई, जिंक ये है Zn जिसका फॉर्मूला है, H2SO4 जिसको हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये दोनों को जब अभिक्रिया कराओगे तो ये Zn के साथ SF4 कनेक्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो कि पाप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, याद रखना है आप ये। चलो आगे देखते हैं। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्वपोषी जो होते हैं तो अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्च के रूप में। स्टार्च इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना। स्वपोषी जीव जैसे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उसे स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो स्वपोषी क्या होते हैं? हमारे पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे, है ना। ये ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं और उसको फिर स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्वसन में पाइरुवेट के वियोजन से कुल कितने CO2 बनते हैं? ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आंसर लगाना 6 बनते हैं। 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, सी आंसर लगाना। ठीक है, चलो। एक ग्लूकोज अणु में वियोजन में से 2 पाइरुवेट अणु बनते हैं। प्रत्येक पाइरुवेट से कैब्स चक्र में 3 CO2 अणु बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार 2 पाइरुवेट से टोटल कितने हो जाएंगे? 6 CO2 अणु उत्पन्न होंगे। चलिए आगे देखते हैं। एड्स रोग से किसे प्रभावित करता है? एड्स रोग किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली को करता है। तो सी आंसर आएगा। ठीक है,
चलो, एड्स का फुल फॉर्म आपको पता ही होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी वायरस के संक्रमण से होता है, ठीक है। एचआईवी वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम के टी सेल्स, जिसको विशेषकर CD4 कोशिका बोलते हैं, उसको नष्ट करता है, ठीक है। इससे व्यक्ति साधारण संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। लैक्टिक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप लगाना 3। लैक्टिक अम्ल में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जिसको हम फॉर्मूला से लगाएंगे तो C3 होता है इसका फॉर्मूला, H6 होता है और O3 होता है, ये फॉर्मूला होता है लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र दर्शाता है कि इसमें कार्बन परमाणु 3 होते हैं, ठीक है। यह शरीर में तब बनता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन होता है ना। ग्लूकोज का अपचयन हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब ये शरीर में बनता है। यह प्रक्रिया एनेरोबिक श्वसन कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन अणु N2 में कितने बंध होते हैं? N2 में कितने बंध होते हैं? तो N2 में बंध होते हैं आपके एक त्रिबंध होता है। N2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, इसमें बंध होते हैं त्रिबंध। चलो, नाइट्रोजन अणु में 2 नाइट्रोजन अणु एक दूसरे से 3 सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यह बंध अत्यंत मजबूत और स्थायी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिकीय जीव का कर्जा बैंक किसे कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? तो ATP को। देखो, कोशिकीय जीव जो होता है उसका कर्जा बैंक क्या होता है? तो ATP होता है। क्या होता है दोस्तों? ATP, ठीक है। चलिए, ATP जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, है ना। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा या एनर्जी करेंसी कहा जाता है। देखो, अगर आपको पूछा जाएगा कि कर्जा बैंक, है ना, किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ATP को, ठीक है। हाँ, चलो आगे देखते हैं। किस पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? किस में होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्षार में। क्षार जो होता है ना, क्षार जिसको हम बोलते हैं बेस, है ना, इसमें क्या होती है? हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है, OH- आयन जो होता है उसकी सांद्रता अधिक होती है। देखो, क्षार में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक होती है। क्षारीय घोल का pH मान 7 से अधिक होता है। देखो, अगर 7 से अधिक है, 7+ है, तो ये क्षार घोल है। क्या है दोस्तों? ये क्षार घोल है, ठीक है। अम्लों में हाइड्रोजन H+ की सांद्रता अधिक होती है। अम्लों में H+ की सांद्रता अधिक होगी और क्षारों में OH- की सांद्रता अधिक होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है आपके विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की धारा के सिद्धांत पर। हाँ, चलो, ये आपको क्वेश्चन था कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस पर आधारित है? तो ये है विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की धारा पर, ठीक है। देखो, इसको समझा देते हैं आपको। ये तो पहले याद रखना कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने, ठीक है। जब किसी चालक के पास चुम्बकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह धारा प्रेरित धारा कहलाती है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। इसका नियम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। चलिए, कार्बन में कौन सा प्रमुख गुण होता है? संलयन, अपरूपण, वाष्पन, संघटन। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा अपरूपण। अपरूपण का गुण पाया जाता है कार्बन में। चलिए, अपरूपण जिसको बोलते हैं एलोट्रोपी, वह गुण है जिसमें एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन के विभिन्न अपरूप जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन है ना। प्रत्येक अपरूप के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुण समान रहते हैं। तो जो प्रत्येक अपरूप होते हैं ना, उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, याद रखिएगा, और उनके रासायनिक गुण समान रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा क्या है? कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। कार्बन का यह गुण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, फुलरिन, हीरा, अमारफस कार्बन। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हीरा। देखो, कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? हीरा, ठीक है, याद रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। हीरा जिसको हम डायमंड बोलते हैं, कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप है ना, याद रखना। हीरा जिसको हम बोलते हैं डायमंड, क्या है ये सर? कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप है ना। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? खाद्य प्रसंस्करण में, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में, औषधि निर्माण में, उर्वरक बनाने में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका बी, कांच में, साबुन में और कागज उद्योगों में, ठीक है। चलिए
सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 को धावन सोडा जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कांच निर्माण, साबुन बनाने और कागज के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। यह जल को मुलायम बनाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट किस घटना के कारण दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण। आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की जो घटना है ना, इसकी वजह से टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको ध्यान से। जब कोलाइड कण प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित करते हैं तो टिंडल प्रभाव देखा जाता है। धूल भरी हवा, दूध में यह प्रभाव आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, यह सिद्ध करता है कि माध्यम कोलाइड अवस्था में है। चलो आगे देखिए। कार्बन आसानी से यौगिक क्यों बना लेता है? देखो आपने देखा होगा कि कार्बन के ही यौगिक बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो आसानी से यौगिक क्यों बनाता है ये बताना है। तो आपका आंसर आ जाएगा सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता के कारण। ठीक है, चलिए। कार्बन परमाणु में 4 सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सहसंयोजन बंधन बनाते हैं। सहसंयोजन बंध में इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं। चलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 6 होता है। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हेलोजन, अक्रिय गैस। ये तो डायरेक्ट याद रख लेना, आंसर आएगा हेलोजन। जो आपका हेलोजन है ना, हेलोजन जो आपका समूह है वहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में रहना ही रहना है। ठीक है, देखो हेलोजन समूह जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 17 नंबर का समूह, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 17 नंबर का समूह को हेलोजन समूह कहते हैं। उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इन्हें स्थिरता के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब इस समूह में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एस्टेटिन आता है। ठीक है, चलो देखो हेलोजन शब्द का अर्थ होता है लवण उत्पादक, ये भी याद रखना। चलिए आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ता है, आकार घटता है, आकार बढ़ता है, आकार अपरिवर्तित रहता है, आकार पहले घटता है फिर बढ़ता है। आंसर क्या आएगा? देखो आकार बढ़ेगा। आवर्त सारणी में अगर समूह में ऊपर से नीचे आ रहे हो आप तो क्या होगा? आकार बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर नए ऊर्जा स्तर जुड़ते हैं, इस कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। आपने देखा है पहले अगर परमाणु क्रमांक 2 रहेगा तो छोटा रहेगा, फिर 4 रहेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, फिर 8 रहेगा तो थोड़ा फिर बड़ा रहेगा, ऐसा है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, हर क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, आपको ग्रुप से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।